हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आपके क्लास 12th बायोलॉजी के टारगेट को पूरा करने के लिए 97 प्लस सक्सेस फॉर्मूला, हार्डवर्क प्लस गाइडेंस क्लियर है बच्चों। तो आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पर ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम वन शॉट वीडियोज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर के डिफिकल्टी लेवल वाइज, जहाँ पे पार्ट 1 में सारे के सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर एक एक को देख सकते हैं। और अब मीडियम लेवल के चैप्टर्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस की। बच्चों, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं जो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। सबसे पहला जो आता है दैट इज बेस्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से यहाँ पे मतलब है बच्चों कि ऐसा माइक्रोब या वहां से प्योर एंजाइम ऑब्टेन करना इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, राइट। सेकेंडली, वहां पे ऑप्टिमल कंडीशंस मेंटेन करना। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब स्टेराइल, कॉन्टामिनेशन फ्री कंडीशंस को मेंटेन करना, जिससे कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है वो सक्सेसफुली अपनी ग्रोथ कर सके। और उसके बाद जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से पहले उसकी केमिकल टेस्टिंग कर देना, उसकी चेकिंग कर देना, क्वालिटी चेक कर देना, वो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, राइट। इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग के बाद एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग स्टार्ट हुई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। आप में से कितनों को पता है हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए हु इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलिए बताइए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से दो मेन चेंजेस आए। नंबर वन, यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, वो स्टार्ट हो गया। एंड सेकेंडली, जो केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उनका यूज स्टार्ट हो गया, राइट। चलिए मैं बताता हूं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन वर्ल्ड वाइड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। याद रहेगा आपको, नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ क्यों आए? क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रही थी, एंड टू फीड दैट इंक्रीज पॉपुलेशन हमें वैरायटी इंप्रूवमेंट करना जरूरी था, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी था। दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टुवर्ड्स ग्रीन रिवोल्यूशन। इसकी वजह से कुछ बेनिफिट्स हुए कि क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव हुई, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, एंड अल्टीमेटली फार्मर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। बट कहते हैं ना, हर चीज के बेनिफिट है तो कुछ हार्मफुल इंपैक्ट्स भी होते हैं। तो देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आल्सो। उसकी वजह से ये जो केमिकल्स आप देख पा रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब ये हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं तो दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन। ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कि हार्मफुल टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की जब कंसंट्रेशन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में बढ़ जाती है ना, तो ये हार्मफुल इंपैक्ट्स हो गए। तो हमें शिफ्ट होना पड़ा एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, जहां पे जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर्स यूज करते हैं, वो बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, ये सारी चीजें यूज होती हैं टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। बट नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी लिमिटेशंस के बाद अब हमें दूसरे नए मेथड्स की तरफ जाना पड़ रहा है, विच इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जहां पे फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो ऐसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो मेनली पहले हम इसकी बात करेंगे, बाद में हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है
जिसमें कोई बेनिफिशियल जीन है, जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात करें तो उस बेनिफिशियल जीन का जो सेगमेंट है वो कट करके और वो डिजायर्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जहां वो सक्सेसफुली रेप्लिकेट करके अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स अब मेनली हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप्स के लिए प्लांट, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल सबको यूज किया जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में, बट अभी मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो जब प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है तो क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं? सबसे पहला जो बेनिफिट होता है बच्चों कि उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर, अगेंस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन, चाहे वो हम टेम्परेचर की बात करें, लो और हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, ड्रॉट के अगेंस्ट या सैलिनिटी के अगेंस्ट। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड इट रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो डिपेंडेंस भी हमारी कम हो जाती है। इससे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव कर सकते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, जो विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, एंड इट गिव्स ए अल्टरनेटिव रिसोर्स फॉर इंडस्ट्रीज की बायोफ्यूल्स के लिए, बायोफार्मास्यूटिकल्स में आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, उसके बाद हम पेस्ट रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इंसेक्ट रेजिस्टेंस कि इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर दें। एक प्लांट होता है, सॉरी एक पैथोजन होता है, एक निमेटोड होता है, या पहले चलिए हम बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं ना, पेस्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम शॉर्ट में बीटी कहते हैं। ये बैक्टीरिया नेचुरली मिलता है सॉइल में, नेचुरली इट इज फाउंड इन सॉइल, राइट। अब ये करता क्या है बच्चों, ये एक क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको कॉमनली हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन। ये पेस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है क्रॉप प्लांट में। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे क्राई प्रोटीन को कैपिटल सी से लिखा जा रहा है, लेकिन जब हम जीन की बात करेंगे तो वो भी क्राई की फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन वो स्मॉल सी होगा। ठीक है, चलिए अब ये कैसे एक्ट करता है देखिए। और इसी के बेसिस पे अदर टाइप ऑफ प्लांट्स वर ऑल्सो डेवलप, बीटी सोयाबीन, बीटी टोमेटो, बीटी कॉटन, बीटी राइस भी डेवलप किए गए। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। देखिए बैसिलस thuringiensis, जिसको हम बीटी कह रहे हैं, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है विच इज क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन इस बैक्टीरिया में, कौन से बैक्टीरिया में, बैसिलस thuringiensis में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसलिए ये बैक्टीरिया में सेल लाइसिस या उसकी किलिंग नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई लेपिडोप्टेरन या आर्मी वोम या क्लियोप्टेरन या कोई भी इंसेक्ट हम कह सकते हैं, उसके ऊपर फीड करता है, तो उसकी गट में जाके, उसकी इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम की वजह से, एल्कलाइन मीडियम की वजह से ये जो क्राई प्रोटीन था ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस कर देता है, जो एक्ट करते हैं रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, गट में ही, एंड इट कॉजेज wars due to which cell swelling occurs. Cell swelling causes cell lysis and death of the insect occurs. ठीक है, तो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। अब वो वाला आंसर आपको यहां से मिल गया होगा कि व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस, क्योंकि वहां पे ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको एल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है टू बिकम एक्टिव। तो जैसे ही क्राई प्रोटीन को कंज्यूम किया किसने, बैक्टीरिया, सॉरी इंसेक्ट ने, वो एल्कलाइन पीएच की वजह से सोलिबलाइज हो गया, टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया, गट के रिसेप्टर के साथ बाइंड करके पोर्स क्रिएट कर देता है, कॉजेस सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस। बड़ा सिंपल सा है। इट एक्ट्स ऑन वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, चाहे वो हम लेप्टोटेरेंस की बात करें इन द फॉर्म ऑफ टोबैको वुडवर्म या आर्मी वर्म या डिप्टेरियंस हो, फ्लाइज और मॉस्किटोज या बीटल्स हो, सबके ऊपर एक्ट करता है, बट इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ये स्पीशीज स्पेसिफिक क्या है, जैसे क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये दोनों के दोनों बच्चों एक्ट करते हैं अगेंस्ट कोटल वॉल्वोम।
जबकि क्राई 1AB एक्ट करता है कोर बोरर पे। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज स्पेसिफिक है। क्राई 1AC, क्राई 1AB मतलब ये दोनों 1 और 2 किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं? कॉटन बॉल वॉर्म के ऊपर, और 1AB कोर बोरर के ऊपर। अब देखो मैंने क्या कहा था, जीन भी होगा, प्रोटीन भी होगा, सी से यहाँ पे स्मॉल सी और यहाँ पे कैपिटल सी लिखा जाएगा। क्लियर बच्चों? ये सिंबल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोटीन सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल, जबकि जीन के केस में हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। अब दूसरा है आरएनए इंटरफेरेंस। ये एग्जांपल है, अभी हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात करी, अब हम पेस्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, कि प्लांट में ही पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। ये आरएनए इंटरफेरेंस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है यूकैरियोट्स में। ये प्रोसेस जो है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। आपको पता है कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और इस आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है या ये आरएनए है, ये मैसेंजर का काम कर रहा है कि यहां से इंफॉर्मेशन लेके यहां से पास कर रहा है। क्लियर बच्चों? अब निमेटोड्स क्या होते हैं, चलो बताओ। निमेटोड्स आर राउंड वॉर्म्स, निमेटोड्स आर राउंड वॉर्म्स। निमेटोड्स प्लांट में और एनिमल्स में सरवाइव करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब ऐसा ही एक निमेटोड है मिलेडोगाइने इनकोग्निटा, जो कि टोबैको प्लांट्स की रूट्स में रहता है, वहां पे इन्फेक्शन करता है और उसकी वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम कर देता है, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है टोबैको प्लांट्स में। तो दो साइंटिस्ट, फायर या फिरे भी कह सकते हो आप, फायर मैं बोलता हूं कि याद रह जाए, फिरे एंड मेलो, इन्होंने 1998 में एक टेक्निक डेवलप की जिसको कहा गया आरएनए इंटरफेरेंस फॉर कंट्रोलिंग दीज पेस्ट, या पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने की। इसमें क्या किया जाता है, देखो इसमें क्या किया जाएगा, जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, निमेटोड कौन सा है हमारा, मिलेडोगाइनी इनकोग्निटा, एमआई से मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द होस्ट प्लांट, ये हमारा होस्ट प्लांट है। किसकी हेल्प से यूज किया गया, एक वेक्टर यूज किया गया। यहां पे वेक्टर क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब वेक्टर की हेल्प से ये जो निमेटोड मेलेडोगाइने इनकोग्निटा स्पेसिफिक जीन है वो होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी वजह से देखो, नॉर्मल एमआरएनए जब बनता है तो इनमें एक स्ट्रैंड बनता है जिसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, लेकिन यहां पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन होती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जिसमें एक सेंस स्ट्रैंड होगा और दूसरा एंटी सेंस, नॉन सेंस नहीं, एंटी सेंस। तो हमारे पास क्या हो गया, एक सेंस एक एंटी सेंस, और नॉर्मल एक सेंस स्ट्रैंड। बात समझना, एक सेंस उसका एंटी सेंस और एक नॉर्मल सेंस, जो हमने पर्पसली डेवलप करवाया है, ठीक है ना, जो पर्पसली डेवलप करवाया गया है। तो अब क्या होगा, जो एंटी सेंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस सेंस स्ट्रैंड। तो अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस सेंस एंड एंटी सेंस डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो था, इसका एंटी सेंस इसके एमआरएनए सेंस स्ट्रैंड के साथ जुड़ गया, तो कोई प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने एमआरएनए को ही साइलेंस कर दिया, उसको इंटरफेयर कर दिया, उसकी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया, एमआरएनए की एक्सप्रेशन ही रुक गई, तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ग्रोथ नहीं होगी निमेटोड की, ग्रोथ नहीं होगी तो इट कॉजेज डेथ ऑफ द निमेटोड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से निमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया जाता है। ये मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि ये सेलुलर डिफेंस है किसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बीटी कॉटन का एग्जांपल आपने देखा, आपने बैसिलस थुरिनजेनेसिस का एग्जांपल आपने देखा।
अब उसके बाद बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिन में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटली वर्ल्ड वाइड 30 रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज, उसमें से 12 तो इंडिया में भी यूज किए जाते हैं। तो मेडिसिन में यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन कैसे यूज करेंगे, उसका क्लासिकल एग्जांपल जो है ना, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है इसका एग्जांपल। आपको पता है कैसे होती है एक डिजीज, डायबिटीज, जहां पे ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है कहां से प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं दे प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप का जो फूड हम कंज्यूम करते हैं ना, वहां से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी का, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहां तो कोई समस्या है तो बताओ। तो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, नॉर्मल कंडीशन है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, है ना। पहले क्या किया जाता था, पहले इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था स्लॉटर्ड कैटल से और पिग्स से, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती थी ह्यूमन बींग्स में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाएगा। अब आप लोग ये पूछ सकते थे कि सर इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, ओरली क्यों नहीं देते, बाकी मेडिसिन भी तो ओरली दी जाती है, तो इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं दिया जाता डायबिटिक पेशेंट्स को। बिकॉज जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में, वो इस इंसुलिन को ब्रेक कर देंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले ही, तो ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा, और जब काम ही नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या है। तो इसका सोल्यूशन किसने निकाला, बेंटिंग और बेस्ट ने, दो साइंटिस्ट हैं, बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। उन्होंने इंसुलिन की स्ट्रक्चर को स्टडी किया पहले तो। अगर इंसुलिन की स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले बच्चों, तो इंसुलिन है ना वो 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। 51 अमीनो एसिड्स हैं जिसमें दो चेन होते हैं, ए चेन एंड बी चेन, दो चेन है, ए एंड बी चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड है, बी चेन में 31 अमीनो एसिड्स हैं। और सारी की सारी चेन्स, मतलब दोनों की दोनों चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिज के हेल्प से, डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़ी होती है। एज यू कैन सी हियर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें, जिसको एसएस लिंकेजेस भी कहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो इंसुलिन फॉर्म में, इसमें एक और स्ट्रेच होता है जिसको सी पेप्टाइड कहा जाता है, विच इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। इस सी पेप्टाइड में होते हैं 33 अमीनो एसिड्स, सी पेप्टाइड करते हैं 33 अमीनो एसिड्स। तो जब प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है तो नेचुरली ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है। बैक्टीरिया कैन नॉट मेड टू सिंथेसाइज इंसुलिन फ्रॉम इट्स जीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन्स। बैक्टीरिया में एंजाइम्स नहीं होते टू रिमूव इंट्रोन्स, तो इंसुलिन को कैसे सिंथेसाइज किया जाए, क्योंकि मेन चैलेंज क्या था कि सी पेप्टाइड को रिमूव कैसे किया जाए, राइट। तो एक कंपनी है एली लिली, एक यूएसए बेस्ड कंपनी है एली लिली, उन्होंने इस टास्क को लिया, ठीक है। और उन्होंने आर्टिफिशियली इंसुलिन सिंथेसाइज किया। कैसे किया देखो, सबसे पहले ह्यूमन पैनक्रेटिक सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, जहां से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट किया गया, ठीक है। एक वेक्टर की हेल्प से, जहां पे प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज किया गया और इसको बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि उसमें खुद में तो मैकेनिज्म है नहीं। अब ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया, ठीक है। इस रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया को, जिसमें ह्यूमन इंसुलिन का जीन है, इसको बायोरिएक्टर्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया गया इसका, और एज ए ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन इसको मार्केट किया गया। कंपनी कौन सी थी, एली लिली, इन्होंने इसको बनाया। कैसे बनाया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया उसका, रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया उसका, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए को की मल्टीपल कॉपीज बना दी और रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म सेल को चेक किया गया, उसकी स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद उसको बायोरिएक्टर्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया,
देखने में बहुत सिंपल सी प्रोसेस लग रही है आपको, लेकिन बहुत टिपिकल था, बट ये एक वरदान है हम कह सकते हैं फॉर इंसुलिन पेशेंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट जो, चलिए पहले ये इसका डिफरेंस देख लीजिए। एनिमल इंसुलिन जो पहले यूज करते थे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था, स्लॉटरिंग की जाती थी कैटल्स की, पिग्स की। ये सिमिलर तो था ह्यूमन इंसुलिन के, लेकिन आइडेंटिकल नहीं था, और मैंने बताया था कि एलर्जिक रिएक्शंस होती थी। लेकिन ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता, तो एनिमल की किलिंग नहीं होती, आइडेंटिकल है, एंड नो एलर्जिक रेस्पॉन्सेस। ठीक है ना बच्चे मेरे, याद रहेगा। अब दूसरा यूज, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जहां पे एक डिफेक्टिव एक डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल जीन को डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस बाय हेल्दी फंक्शनल जीन, हेल्दी फंक्शनल जीन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है? यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। जो पहली जीन थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था वो 1990 में किया गया था, एक 4 साल की बच्ची पे यूएसए में। वो बच्ची सफर कर रही थी एडीए डेफिशिएंसी से। एडीए है एडिनोसिन डीएमिनेज, और ये कंडीशन कहलाती है एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो 1 लाख बच्चों में से एक में होता है। यहाँ पे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, एडिनोसिन एक्यूमुलेट हो जाने लगता है बॉडी में, एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट ही कह सकते हैं इसको। तो पीपल जिनमें नॉर्मल एडीए जीन नहीं है, वो फंक्शनल एडीए जीन एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और उससे उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए जीन थेरेपी की गई। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम, एडीए जीन है तो वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एडीए जीन नहीं है तो एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं बनता और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये देखिए कैसे होता है, डिलीशन होता है जीन, एडीए जीन का, तो उसकी वजह से एडीए एंजाइम नहीं बना और इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। तो उसके लिए क्या की जाती है, जीन थेरेपी की जाती है। क्या की जाती है बच्चों मेरे? जीन थेरेपी की जाती है। दो तरह की जीन थेरेपी होती है, सोमेटिक जीन थेरेपी और जर्म लाइन जीन थेरेपी। नाम से समझ में आ रहा है कुछ? जर्म लाइन जीन थेरेपी, सोमेटिक सेल है ना, सोमेटिक सेल्स में जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है टू इंडिविजुअल पेशेंट ओनली, रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल पेशेंट ओनली, सिर्फ उसी के लिए हो सकती है जो अफेक्टेड है, उसी में हो सकती है, क्योंकि सोमेटिक सेल्स में चेंजेस कर रहे हैं। ये इनहेरिट नहीं होती पेशेंट से के ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में। जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होगा कि जो जर्म सेल्स हैं वो मॉडिफाई की जाती है। जर्म सेल्स मतलब एग सेल या स्पर्म सेल को मॉडिफाई किया जाता है, राइट, और उनमें फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्योंकि जर्म सेल्स में चेंज है तो ये उसके जीनोम का पार्ट हो जाता है, दैट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम एंड इट कैन बी इनहेरिटेड, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसमिट हो सकती। ठीक है, अब जो एससीआईडी पेशेंट था उसमें किस तरह से किया गया ये पूरा प्रोसेस, देखो। एक नॉर्मल ह्यूमन जीन जिसमें एडीए एंजाइम है, उसको रेट्रोवायरस में इंट्रोड्यूस किया गया। रेट्रोवायरस का मतलब जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन जीन एनकोडिंग एंजाइम एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू रेट्रोवायरस। अब ये रेट्रोवायरस क्या करता है, ये रेट्रोवायरस क्या करता है, इन्फेक्ट करेगा लिम्फोसाइट्स को। कौन सी लिम्फोसाइट्स को, चलिए मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए यहां से हम देखते हैं कि क्या क्या हमने हमने लिया नॉर्मल जीन जिसमें फंक्शनल एडीए है, फंक्शनल एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज है, और इसको इंट्रोड्यूस किस में करवाया, ये हमारा रेट्रोवायरस। इस रेट्रोवायरस में ये फंक्शनल
जीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, अब रेट्रोवायरस अब क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स लिए हमने बोन मैरो से, पेशेंट के बोन मैरो से लिम्फोसाइट ली गई और उनको कल्चर करवाया। क्लियर? यस और नोट? नाउ दिस रेट्रोवायरस infect these lymphocytes. This retrovirus infect these lymphocytes, जिसको हमने पेशेंट के बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट किया था, एंड मेक कॉपी ऑफ इट्स आरएनए। कॉपिंग हो गई इसकी, मल्टीप्लीकेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। तो रेप्लिकेशन में क्या हुआ, जिसने अपनी कॉपीज बना दी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात कि कॉपीज बन गई। अब ये डीएनए ये नॉर्मल जीन्स को कैरी कर रहा है, अब इसको होस्ट के सेल्स में इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इंसर्ट कर दिया गया, कह सकते हो इंसर्टेड होस्ट सेल क्रोमोसोम। तो रेट्रोवायरस डीएनए कॉपी बना रहा है अपने आरएनए की। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दिस डीएनए कैरिंग द नॉर्मल जीन इंसर्ट इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट सेल। अब ये इंजीनियर्ड सेल्स जो हैं उनको इंजेक्ट कर दिया गया इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो, पेशेंट की बोन मैरो में उनको इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें फंक्शनल एडीए जीन आ गया तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी। इसको आप ऐसे समझिए कि रेट्रोवायरस लिया, रेट्रोवायरस में हमने फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया, रिकम्बिनेंट बन गया। अब पेशेंट की बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स ली, उनको उनको क्या करवाया गया, इन्फेक्ट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस डीएनए की कॉपीज बना रहा है और उसको फिर इसके क्रोमोसोम में इंसर्ट कर दिया। अब वो कॉपीज लेके जिसमें फंक्शनल एडीए का जीन है री इंजेक्ट कर दी गई इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो। ठीक है, बट ये सेल्स इमोर्टल तो है नहीं कि हमेशा, उनका भी तो अपना एक लाइफ स्पेल है। तो इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के थ्रू। तो क्या इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं हो सकता? परमानेंट क्योर हो सकता है कि अगर जीन थेरेपी कर दी जाए जायगोट या एम्ब्रियो स्टेज पे, तो ये करेक्शन परमानेंट हो सकता है क्योंकि सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होती उस टाइम पे। तो अगर जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो cells produce ADA is injected, introduced, inserted into cells at embryonic stage। ठीक है, तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। तो देखिए ये इस तरह से बोन मैरो हार्वेस्ट की जा रही है फ्रॉम डोनर, जहां पे तीनों टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप देख पा रहे होंगे। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डेफिशिएंट या एब्सेंट जीन की जगह। तो दिस इज जीन थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑलरेडी मैंने बताया इंट्रावेनस की जाती है, जहां पे इन्फ्यूजन किया जाता है सॉल्यूशन का जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अगला आता है मेडिकल में ही, दैट इज मोलिकुलर डायग्नोसिस। दैट इज मोलिकुलर डायग्नोसिस कि हर ऑर्गेनिज्म में कुछ यूनिक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं। तो मोलिकुलर डायग्नोसिस स्पीशीज स्पेसिफिक डीएनए को विजिबल करने में हेल्प करता है। तो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड है डायग्नोसिस के, उसमें यूरिन एनालिसिस किया जाता था, सीरम एनालिसिस किया जाता था, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस थी। इसका ड्रॉबैक क्या था, ये टाइम कंज्यूमिंग थी। तो बाय द टाइम जब उसका रिजल्ट आता था तो कई बार इंफेक्शन स्प्रेड हो चुका होता था, राइट? और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं थे। ठीक है ना, अर्ली डिटेक्शन नहीं होता था इसमें, अर्ली डिटेक्शन वाज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड्स को डेवलप किया गया जिसमें पीसीआर, एलाइजा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो पीसीआर ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में।
3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अब आप में से कौन बच्चा बताएगा इसमें कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है और वो कहां से ऑब्टेन होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं अबाउट एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। पेप्टाइड्स को, प्रोटीन्स को, एंटीबॉडीज को या हार्मोन्स को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। ये इसकी हेल्प से पता लगाया जाता है कि एंटीबॉडीज किसी इंफेक्शन की वजह से तो डेवलप नहीं हुई है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस कहाँ है? फूड एलर्जीज का पता लगाने के लिए, डिटेक्शन ऑफ HIV, बर्ड फ्लू, एंटीजन, प्रेगनेंसी हार्मोन्स, ड्रग्स, एलर्जेंस, इनके लिए इसको यूज किया जाता है। इवन थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है, थायराइड डिसऑर्डर्स, ठीक है जी। STDs के लिए भी इसको यूज किया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, हेपेटाइटिस, बहुत सारी जगह पे इसको यूज किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बेसिक प्रिंसिपल इज इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इट कैन डिटेक्ट very small amount ऑफ प्रोटीन, चाहे वो एंटीजन है या वो एंटीबॉडी, उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम एल्कलाइन फोस्फेटेज। कौन सा एंजाइम इसमें यूज होता है? एल्कलाइन फोस्फेटेज, ठीक है बच्चों। तो ये तीसरा मेथड हो गया। तो हमने बात कर ली एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, हमने बात कर ली मेडिसिन में कैसे यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसा एनिमल जिसमें फॉरेन जीन को पर्पसली इंसर्ट किया गया है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। फॉरेन जीन इज पर्पसली इंसर्टेड, कि हम चाहते हैं एक बेनिफिशियल जीन है, ठीक है, तो उस जीन को हम माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से एग सेल में डोनर का जीन है इंसर्ट कर दिया एग सेल में, और उससे जो नई काऊ बनी, सॉरी या गोट बनी, वो क्या कहलाएगी? ट्रांसजेनिक गोट कहलाएगी, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स क्या है? कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इंसुलिन की बात करी थी, तो स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, उसकी स्टडी करने में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक करके मैं सारे बताता हूं आपको। जैसे जो ट्रांसजेनिक एनिमल हमने डेवलप किया, उससे ये वाला तो ही कर ही लिया हमने कि इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो एक ऐसा हार्मोन है जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर में इंसुलिन के सिमिलर है। तो जो चाइल्डहुड ग्रोथ है, एनाबॉलिक इफेक्ट है एडल्ट्स में, उनको स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डिजीज की स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कैंसर, एल्जाइमर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे डिजीज, क्योंकि इसको एज ए मॉडल यूज किया जाता है। ह्यूमन बींग्स पे तो ट्रायल कर नहीं सकते, है ना, तो इसलिए लोअर एनिमल्स पे वो ट्रायल्स किए जाते हैं, जिससे कि हम जो डिजीज है उनकी स्टडी, उसके ट्रीटमेंट डेवलप कर सके। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे पोलियो वैक्सीन डेवलप की गई, तो जो भी कोई भी वैक्सीन डेवलप करते हैं तो पहले स्मॉलर सिंपल ऑर्गेनिज्म पे ट्राई किया जाता है। केमिकल सेफ्टी कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग हो सकती है, क्लोन्स की प्रोडक्शन हो सकती है इसके अलावा। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की स्टडी, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस, जिसमें हो सकता है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो, तो उनकी टेस्टिंग के लिए यूज की जा सकती है। इसका क्लासिकल एग्जांपल पता है क्या बच्चों? ये है, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन AAT ह्यूमन प्रोटीन, जो लंग्स को एम्फाइसेमा से रोकता है। क्लास 11th में रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स में आपने पढ़ा है एम्फाइसेमा, राइट, तो उसके पेशेंट से उसको बचाता है। उसके अलावा ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स
फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी 1997 में ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोवाइड करती है, जिसमें ह्यूमन जीन होता है अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन। लैक्टल्ब्यूमिन इस मिल्क में 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन पर लीटर ऑफ मिल्क होता है। तो मोर बैलेंस प्रोडक्ट है ह्यूमन बेबीज के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क। तो बेबीज और ओल्ड वन जहाँ पे डाइजेस्टिव या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए इसको वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक यूज है। क्या आप बता सकते हैं ट्रांसजेनिक काउ तो मैंने बता दी, ट्रांसजेनिक फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी कौन सा था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी वाज एंडी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक, ठीक, एंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। लैक्टल्ब्यूमिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा प्रोटीन कंटेंट उसमें होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। डोगी, DOGI, डोगी वाज फर्स्ट ट्रांसजेनिक डॉग। डॉग को डोगी ही के नाम से ही बनाया गया। लेकिन जब इस तरह की चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं तो कुछ एथिकल इश्यूज उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है ना, कि द मेन बायोटिकल कंसर्न इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज। इंटीग्रिटी जो है स्पीशीज की, इंटीग्रिटी जो है स्पीशीज की, वो उसका कंसर्न होता है। क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी स्पीशीज इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। तो अगर हम उसके जीन्स में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो इंटीग्रिटी को अफेक्ट ना हो, क्रूरलिटी ना हो, किलिंग ना हो, अननेसेसरी किलिंग ना हो एनिमल्स की, उसको उनको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो सेटअप किए जाते हैं टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हेल्प एंड हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ह्यूमन बीइंग्स इल ट्रीट ना करें बाकी एनिमल्स को। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीव इनटू एनिमल्स या वाइस वर्सा कर दें। यूज ऑफ एनिमल्स कॉजेस ग्रेट सफरिंग टू देम, मैंने बताया ऑलरेडी। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये एथिकल इश्यूज का कंसर्न आता है। ठीक है, पेटेंट, पेटेंट क्या होता है बताओ? पेटेंट एक सेट है राइट्स का कि मेरा इस पे हक है। और क्योंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो अब यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं बायो पेटेंट। बायो पेटेंट, right granted by government to an inventor to prevent others from commercial use। ये राइट है, किसने दिया ये राइट? गवर्नमेंट ने दिया। किसको दिया? इन्वेंटर को दिया। क्या दिया? टू प्रिवेंट अदर्स फॉर यूज, टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, तो बायो पेटेंट किसके लिए दिया जा सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन्स के लिए दिया जा सकता है, डीएनए सीक्वेंसेस के लिए दिया जा सकता है, डीएनए सीक्वेंसेस के लिए दिया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन्स के लिए दिया जा सकता है। ठीक है जी, प्रोटीन इनकोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस के लिए दिया जा सकता है, सेल लाइंस के लिए दिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके लिए बायो पेटेंट दिया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायो पेटेंट? क्योंकि बायो पेटेंट जो है ये अलाउ करता है प्राइवेट मोनोपोली राइट ओवर सेल्स, जीन्स या अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है ना भाई, जिसने काम किया है किसी फील्ड में, अपना टाइम लगाया है, पैसा लगाया है, तो उसको कुछ राइट तो होना चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसी सबको मॉनिटर करने के लिए GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई जाती है, जो वैलिडेट करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को, जो हम बात कर रहे थे एथिकल इश्यूज को, उनको भी मॉनिटर करती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, है ना। अब बायो पायरेसी, सॉरी बायो पेटेंट की बात करें तो इसका मिसयूज भी बहुत होता है। अब आप सबको शायद पता होगा कि राइस जो एशिया का एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में हजारों साल से है, और इंडिया में राइस मेजर फूड क्रॉप्स में आती है। 2 लाख से ज्यादा वैरायटी मिलती है कंट्री में, और बासमती की 10,000 से ज्यादा, मोर देन 10,000 वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर फाउंड इन इंडिया। लेकिन क्या हुआ, 1997 में एक अमेरिका की कंपनी राइस टेक, उन्होंने बासमती के अगेंस्ट पेटेंट ऑब्टेन कर लिया यूएस में, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से।
उन्होंने क्या क्या, उन्होंने इंडियन बासमती राइस को सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करवा के एक नई राइस वैरायटी डेवलप कर ली और कहा कि ये तो हमने नई वैरायटी डेवलप की है। पेटेंट ने रोक दिया, दूसरे लोग उसको ग्रो भी नहीं कर सकते, उसको सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया। ठीक है, और ऑब्जेक्शन के बाद उस पेटेंट को रिव्यू किया गया एंड राइस टेक ने अपना क्लेम खो दिया। ऐसे ही टर्मरिक के अगेंस्ट, नीम के अगेंस्ट भी ऐसे ही पेटेंट्स लाए गए, जो कि नेटिव कह सकते हैं हम, हजारों साल से हम इंडियन सिस्टम में इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और वर्ड होता है बायोपायरेसी। यूज ऑफ बायोपायरेसी तो आप समझते हो ना, पायरेटेड सीडीज, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि किसी की ओनर, जो ओरिजिनल ओनर है, उसकी परमिशन के बिना उसके प्रोडक्ट्स को इलीगली एल्टर करके या किसी भी फॉर्म में यूज करना, दैट इज नोन एज बायोपायरेसी। इट इज ए थेफ्ट, ये चोरी है। ठीक है, तो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज और द पीपल कंसर्न विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट, तो या तो उसका आप फीस दो या परमिशन लो, लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो, बायो पायरेसी कर रहे हो। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जो टर्मरिक है, नीम है, उनके कैप्सूल बना बना के बेचे जा रहे हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये इसको थेरेपेटिक हब के नाम से बेचते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम का क्या है बच्चों, ड्यू टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उन्होंने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका तो लॉस कर दिया। अब वहां पे बच गए जंगल, वहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो क्या करते हैं, दूसरी जगह से चीजों को चुरा चुरा के लेके आते हैं। तो ये बायोपायरेसी का पार्ट है। ठीक है, तो इंडियन पेटेंट बिल वाज पास रिगार्डिंग दिस, जो ये कहता है कि बायोपायरेसी, पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस इसके, या जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, वो कंसिडरेशन के अंडर होंगे, उनको टाइम टू टाइम चेक किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। लेकिन उससे भी खतरनाक जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है बच्चों, कि हमारा फ्यूचर ये होने वाला है कि बायो वेपन्स, बायोलॉजिकल वारफेयर। हमने बायो पैरेसी की बात कर ली, हमने बायो पेटेंट की बात कर ली, अब आता है बायो वार, बायोलॉजिकल वारफेयर। यस, ऐसा वार जो बायोलॉजिकल वेपन से लड़ा जाएगा, बायोलॉजिकल वेपन जिसमें यूज होंगे, कि इंसानों को तो जाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन्स यूज होंगे अगेंस्ट क्रोप्स, अगेंस्ट ह्यूमंस, एनिमल्स। और ये 5 टाइप के बायो वेपन्स नॉर्मली यूज होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, जिसकी वजह से, और इसमें से 3 सबसे प्रोमिनेंट ये हैं, 3 सबसे प्रोमिनेंट ये हैं। 1942 में ही बच्चों, आप सरप्राइज हो गए, ब्रिटेन ने बहुत सारे अमाउंट में एंथ्रेक्स के स्ट्रेन डेवलप कर लिए थे। ठीक है, नाजी प्रिजनर्स को इन्फेक्ट किया गया था विद रिकेटेशिया स्पीशीज, डिजीज कोज बाय वेपन, जिसमें आपकी कौन कौन से डिजीजेज आ जाएंगी जो कि कोज होंगी, एंथ्रेक्स हो जाएगा। ये 5 तो है ही है, जो मेनली ये 3 ऑर्गेनिजम्स भी हैं इसमें। सो दिस इज अ रियल थ्रेट नाउ। क्यों, क्यों होगा ये, वाई बायो वेपन्स विल बी यूज्ड, वाई बायो वेपन्स एज कंपेयर टू कन्वेंशनल वेपन्स, दे आर लो कॉस्ट वेपन्स है। ठीक है, मोर कैजुअलिटीज, कॉज मोर डैमेज करेंगे। वारफेयर में तो यही होता है, जो ज्यादा नुकसान करे वो बेस्ट वेपन है, तो लो कॉस्ट भी है, मोर डैमेज भी करेगा देन कन्वेंशनल या केमिकल वेपन्स। एक बार रिलीज कर दिया, बात खत्म। तो क्या इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन भी है। प्रोटेक्शन क्या होगी, यूज मास्क, राइट, रेस्पिरेटर मास्क या गैस मास्क यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव शेल्टर्स हो, राइट, वैक्सीनेशन हो उसके अगेंस्ट जो भी यूज कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स अवेलेबल। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर,
जहां पे हमने डिफरेंट फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखा, वेदर इट्स एग्रीकल्चर, इट्स मेडिसिन, इट्स इंडस्ट्रियल यूज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बायोवार, बायोपायरेसी, बायो वेपन्स, सब कुछ हमने देख लिया, बायो पेटेंट, एथिकल इश्यूज। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो हमेशा की तरह आपको करना वही होता है, आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आए, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछें, राइट। एक सेकेंड, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछें, तो आपके मार्क्स में ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा विद इन 1 मंथ। आप बोर्ड एग्जाम से पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड फील करोगे दैट 95 प्लस इज इजीली अचीवेबल, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर डिस्कस होंगे, सारे के सारे 10 साल के पीवाईक्यूज डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद बचेगा क्या? बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वो कहते हैं ना कि इंसान को मीन नहीं होना चाहिए, अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट उठाने दीजिए, ठीक है ना। कीप स्टडिंग।